हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति पाल है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आपको पता है कि अपन बेसिक कंप्यूटर का कोर्स अपन स्टार्ट कर दिया है। कल आपकी एक क्लास हो भी गई है और जिसमें अपन ने सीखा है कि कंप्यूटर क्या है। आपको बताया था कि अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है गणना करना। तो सगणक भी बोलते हैं अपन कंप्यूटर को। और अपन ने देखा था कि कंप्यूटर के जनक के चार्ल्स बेबेज, ठीक। और उसके बाद अपन ने अबेकस के बारे में और एनिएक के बारे में जानकारी ली थी। और कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था अपन ने, सीमाओं के बारे में देखा था। और आपको कुछ वर्ड्स के बारे में हमने बताया था कि इनपुट यूनिट क्या होता है। तो जो भी कुछ यूज़र कंप्यूटर को देता है और जिसके माध्यम से देता है उसको बोलते हैं पर इनपुट यूनिट। तो जिसमें मेन तो था आपका क्या, कीबोर्ड है, माउस के थ्रू आप देते हैं कंप्यूटर को मैसेज, ठीक है। उसके अलावा आप स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर के द्वारा भी अपन देते हैं कंप्यूटर में मैसेज, ठीक। लाइट पेन का यूज़ होता था एंड ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक जो है, जो कि खेलों के टाइम पे गेम्स वगैरह खेलने के काम आता है वो उपकरण। तो जो भी कुछ यूजर अगर कंप्यूटर को जो भी कुछ मैसेज या डाटा या कमांड देता है, जिस माध्यम के थ्रू देता है, जिस उपकरण के थ्रू देता है, उसको बोलते हैं अपन इनपुट यूनिट। ये अपन ने देखा था। उसके बाद आपने इनपुट दिया तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग होगी, वो प्रोसेस होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर करता है आपका, इसको बोलते हैं अपन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और वही होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर आपको जिस माध्यम से रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन देता है वो माध्यम कहलाते हैं आपके आउटपुट यूनिट। तो या तो वो आपको मॉनिटर पे दिखा देगा, तो मॉनिटर आपका क्या हो गया, आउटपुट यूनिट। या आप प्रिंटर पे उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिसको कि अपन बोलते हैं कि हार्ड कॉपी। जब तक वो सिस्टम पे है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। आपने प्रिंटर पे निकाल लिया तो वो हो जाती है हार्ड कॉपी आपकी। उसके अलावा आप इसमें स्पीकर में भी अपन क्या करते हैं, गाना सुनते हैं, तो वो भी क्या हो गया, आपका आउटपुट यूनिट हो गया है। या प्रोजेक्टर का यूज़ आप तब करते हैं जब आपको कोई बड़ा सा प्रेजेंटेशन देना हो, सबको दिखाना। तो बड़े पर्दे पे जब अपन यूज़ करते हैं, बड़े पर्दे पे जब कुछ चीज़ दिखानी होती है तो वहाँ यूज़ होता है आपका प्रोजेक्टर। तो ये सारी आपकी होती है आउटपुट यूनिट। इतना हमने देख लिया था। अब अपन देख रहे हैं कि कंप्यूटर के प्रकार के बारे में थोड़ा आज पढ़ लेते हैं अपन कि कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार से कंप्यूटर को बांटा गया है। तो मेनली आप ये ध्यान रखें कि आप पहली बात तो कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठा करें दोस्तों, क्योंकि एडिटिंग में बहुत कम करती हूँ मैं, ज़्यादा इसमें चीज़ें डालती नहीं हूँ एक्चुअली में। तो हर चीज़ में आपको दिखाऊँ पढ़ाऊँ वो नहीं होगा, आपको थोड़ा नोट करना पड़ेगा अपने उसमें। तो आप इसमें ये ध्यान रखें कि जो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है उसका जो आधार है वो 3 आधार पे किया गया है। 3 आधारों पर कंप्यूटर को बांटा गया है। तो पहला आधार है इसका कार्य पद्धति के आधार पर, कि वर्क मेथड के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार किए गए हैं, ठीक। उसके बाद उसके आकार के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से, तो साइज़ के हिसाब से उसके 4 प्रकार कर दिए गए हैं। और फिर एक प्रकार किया गया है जनरेशन को बेस मान के, मीन्स पीढ़ी के हिसाब से। तो इसको हम थोड़ा समझ लें, 5 पीढ़ियाँ बताई गई हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है तो उसके 3 प्रकार उन्होंने बता दिए हैं, जिसमें हम सुनते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 प्रकार कर दिए गए हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पर कि एनालॉजी जो होती है आपकी, जहाँ पे मेजरमेंट जो है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है, किसी कांटे के फॉर्म में हो रहा है। जहाँ पे कि आप भौतिक मात्राओं को, है ना, भौतिक मात्राओं को अगर आप इकाइयों को मापने का काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि आपको किसी चीज़ की लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, किसी का आपको गति देखना है या दाब निकालना है, तो वहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो आपकी एनालॉग कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखें कि अगर आपको अपनी गाड़ी की स्पीड आप देखते हैं स्पीडोमीटर में, तो वहाँ पे कांटे से आपको कौन मालूम पड़ रहा है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या चल रही है, ठीक। या आपको एनीमोमीटर जो होता है, मतलब वायु की गति आप जो देखते हैं वो इसके थ्रू आप देखते हैं। या जो थर्मामीटर होता है आप वहाँ पे टेम्परेचर देखते हैं, ठीक। या मुझे मान लीजिए किसी पेंसिल की लंबाई निकालनी है तो मैंने स्केल लेके उसको नाप दिया, तो एक्चुअली में जो डिजिट फॉर्म में नहीं दिखा रहा है, आप जस्ट बता रहे हैं कि ये 4 इंच का, ये 5 इंच का, ये इतने सेंटीमीटर का है ना, तो वहाँ जो होती है उसको बोलते हैं एनालॉग। या इवन जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं, जो स्पीकर में जो आप आवाज़ सुनते हैं वो भी आपकी एनालॉग कहला रही है। या जो घड़ी जो है जो कांटों से दिखाती है आपको टाइम, वो भी आपका क्या है, एनालॉग ही है। तो जहाँ पे आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापने के लिए, दाब नापने के लिए, या वर्षा जो बोलते हैं कि भाई आज इतनी वर्षा हो गई है, इतनी वर्षा हो गई है, तो जो आप यूज़ करते हैं रेन गेज वहाँ पर नापने के लिए, तो वो सब आपकी होती है एनालॉग।
और जिसका आपको मेजरमेंट डिजिट के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप है आपका, डेस्कटॉप है आपका, palm टॉप है आपका, ठीक है, टेबलेट है, जो भी माइक्रो कंप्यूटर वाले जो काम है आपके, वो सारे डिजिट, या जो आपके डिजिटल वॉच भी आती है जो कि डिजिट बिल्कुल मेन मतलब एक्यूरेट दिखाती है आपको टाइम, वो बोलेगी 4:12, तो वही हो रहा है। तो जो भी आपको डिजिट के फॉर्म में दिखा रहा है वो डिजिटल हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पे आपको कांटे के मतलब सिग्नल के हिसाब से अगर आपको आउटपुट मिल रहा है, किसी सिग्नल से आपको किसी आउटपुट मिल रहा है, तो वो कहलाएगा आपका एनालॉग। और हाइब्रिड में क्या होगा कि दोनों के गुण मिले रहेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है जिसमें दोनों का, जैसे आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हैं तो जो पेट्रोल की नली होती है वहाँ पे जो मशीन लगी है वो एनालॉग वाली है, और जहाँ से आपको मालूम पड़ रहा है कि कितना रुपये हो गया है, कितना ये हो गया है, वो आपकी डिजिट के फॉर्म में दिखा रहा है, तो वो डिजिटल हो गई। तो जहाँ पर दोनों चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर जो है जहाँ पर दोनों को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपका क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया है ना। या जो आपकी डायलिसिस की मशीन जो होती है, या जो आपकी ईसीजी की मशीन होती है, वहाँ पर सब क्या हो रहा है, हाइब्रिड हो रहा है। तो जब हमको ज़रूरत पड़ती है कि एनालॉग से जो हमको रिजल्ट मिला है उसको डिजिट के फॉर्म में शो करना होता है, तब वहाँ पर हाइब्रिड अपन यूज़ कर रहे हैं, तब वहाँ पे हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उसके मेथड के हिसाब से, कार्य पद्धति के हिसाब से उसको 3 भागों में बांट दिया गया है कि एनालॉग है, देन डिजिटल है, कि हाइब्रिड है। और ये एक आधार हो गया इसका। दूसरा आधार हमने क्या बोला, साइज़ के हिसाब से, आकार के हिसाब से, कि जब पहले के जो कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, जहाँ पर कि वो पूरे कमरे के बराबर के कंप्यूटर होते थे, उसको बोलते थे सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़े वाले कंप्यूटर, ठीक है। उसे थोड़े छोटे कंप्यूटर को बोलेंगे अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जैसे सुपर कंप्यूटर में अपन, भारत का जो परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर की गिनती में है, भारत भी श्रेणी आता है, सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में भारत का भी नाम है, ठीक है। तो कमरे के बराबर के मतलब आकार के हिसाब से उन्होंने इसके क्लासिफिकेशन कर दिया कि सबसे बड़े कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हो गए, उससे छोटे हो गए मेन फ्रेम, और उससे छोटा हो गया आपका मिनी कंप्यूटर। और जो हम डेस्क पे रख सकते हैं, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो ये आपके माइक्रो कंप्यूटर है। और इसी माइक्रो कंप्यूटर में आप लैपटॉप भी बोलते हैं, लैपटॉप मतलब गोदी में रख के जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप भी इसी में आएगा आपका। पाम टॉप जिसको आप हथेली पे रख के यूज़ कर सकते हैं, वो हो गया आपका पाम टॉप। टैबलेट जो है आपका, वो सारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इसी को माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसी को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसी को पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं अपन। तो इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिए गए हैं। और एक उन्होंने कर दिया है जनरेशन के हिसाब से। जनरेशन के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि वही फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, ऐसे 5 जनरेशन बांट दी गई है। तो उसके कुछ टाइमिंग्स उन्होंने बता दिए हैं कि इस पर्टिकुलर सन में जितने भी कंप्यूटर बने हुए हैं वो अगर इस टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं तो वो सारे जो हैं वो प्रथम श्रेणी में आ गए, प्रथम पीढ़ी में आ गए, फिर वो सेकंड पीढ़ी में आ गए। तो पीढ़ी के हिसाब से जो उन्होंने कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन करे हैं उसको थोड़ा समझ लें अपन। तो जो फर्स्ट जनरेशन है जिसका टाइम उन्होंने दिया है 1942 से लेकर 1955। तो 1942 से लेकर 1955 के बीच में जो भी कंप्यूटर आ रहे थे, जो भी कंप्यूटर बने थे, वो इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बने हुए थे। तो उसमें क्या क्या था वो अपन देखेंगे अभी। द्वितीय श्रेणी में आपके आ रहे हैं 1955 से लेकर 1964। तृतीय पीढ़ी के जो हो रहे हैं वो 1964 से 1975 तक हैं। और चतुर्थ में है 1975 से 1989। और पंचम पीढ़ी मतलब फिफ्थ जनरेशन जो कि आज की जनरेशन है वो 1989 से स्टार्ट हुई थी, वो आज तक चल रही है आपकी। तो आज जो कंप्यूटर है आपका, अच्छा अगर अपन देखें कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है, तो वो फिफ्थ जनरेशन में आ रहा है। और अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें तो वो माइक्रो कंप्यूटर है। और अगर हम उसको वर्क के हिसाब से देखें, वर्क मेथड के हिसाब से देखें तो वो डिजिटल कंप्यूटर है। तो आपको जैसे हम बोलते हैं भाई ये डिजिटल कंप्यूटर है, ये माइक्रो कंप्यूटर है, ये फिफ्थ जनरेशन का है, तो इसका मतलब कि इसके क्लासिफिकेशन जिस आधार पे किए गए हैं उस आधार पे वो बोल रहे हैं उसको, ये है कहने का मतलब। तो जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वहाँ पर क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर नहीं था तब वो वैक्यूम ट्यूब के बेस से बने हुए थे। तो वैक्यूम ट्यूब के बेस से बने हुए थे। और लैंग्वेज जो यूज़ होती थी उस टाइम पे वो होती थी मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो आपकी 0-1 के फॉर्म में होती है। 0-1 को ही वो समझता है, जैसे कंप्यूटर आपको 0-1 को समझता है, तो 0-1 के फॉर्म में ही सारे प्रोग्राम आपको लिखना होते थे, 0-1 के फॉर्म में उसको डाटा देना पड़ते थे तभी वो समझता था। तो वहाँ पे यूज़ होती थी मशीन लैंग्वेज। तो उस टाइम पे काम करना सोचो कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग जब कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं। हम इंग्लिश में करेंगे, हम लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझ रहा है। तो अंदर जाके वो कन्वर्ट हो रहा है उसकी लैंग्वेज में। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज है, जो कि 0 और 1 वो से 2 अंकों का समझता है कंप्यूटर, 0 और 1।
तो आप जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं वो 01 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है अंदर। तो ये कन्वर्जन का काम कौन कर रहा है? तो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप आगे जाके अभी पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, विंडोज़ और डॉस, है ना। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कन्वर्जन का काम कर रहा है। तो अब तो काफ़ी अपना ईजी हो गया काम करना। लेकिन पहले के जो कंप्यूटर थे वो बता रहे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, वहाँ पे लैंग्वेज थी कौन सी? मशीन लैंग्वेज। और वहाँ पे स्टोर करने के लिए था आपके पास पंच कार्ड और पेपर टेप। पंच कार्ड और पेपर टेप में आप जो है डाटा को स्टोर करते थे। और जो स्पीड मापी जाती थी वो थी मिली सेकेंड, और बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते थे। ठीक, और इसी में आपका एनिएक आ गया जो अपन ने कल पढ़ा था कि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल जो आपका था कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बोलेंगे एनिएक। तो वो इसी फर्स्ट जनरेशन का ही था वो। ठीक है, इसी के अलावा इसमें मार्क 1 भी आ जाता है और 2-3 कंप्यूटर्स के नाम है इसके अंदर। ठीक है, अब आता है द्वितीय जो पीढ़ी है, मतलब सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन में फिर वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पे यूज़ करने लगे फिर अपन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के थ्रू फिर काम होने लगा। तो उसमें काफ़ी एक उनको सही भी लगा कि इसमें आप रिजल्ट भी जो मिल रहे हैं वो आपको एक्यूरेट मिल रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में रिजल्ट पे इतनी वो नहीं थी विशेषता कि वो सही आ रहे हैं रिजल्ट एक्चुअली में। तो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर हो रहा है इनका काम। और यहाँ पे मशीन लैंग्वेज के अलावा असेंबली लैंग्वेज भी आ गई है। हालांकि वो भी लो लेवल कैटेगरी में आती है, लो लेवल के अंदर ही आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज भी आती है। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज थी वो थी आपकी कोबॉल या फोर्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता था कि ये पूरी तरीके से मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ छोटे छोटे कोड बना दिए जाते थे। जैसे एडिशन के लिए आप 8 लिख दें, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए आपने दिया MUL, सब्ट्रैक्शन के लिए आपने दिया सब, ऐड करने के लिए आपने दिया ऐड, ठीक है। तो इस पर छोटे छोटे से मीन्स नेमोनिक कोड का यूज़ करके आप जो है प्रोग्राम को लिखते थे। तो वहाँ पर आ गई आपकी असेंबली लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो स्टोर करने का स्टोरेज डिवाइस था वो आ गया मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। वहाँ पे अपन पंच कार्ड और पेपर टेप से अपन यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क आ गया है। वहाँ पे अपन मिली सेकंड में स्पीड को देख रहे थे, यहाँ पे आ गया आपका माइक्रो सेकंड। मिली से भी और ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा फास्ट काम होने लग गया। और आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे यूज़ होने लग गया। तो इसमें आपका आ गया है IBM 160 और IBM 1401, कुछ इस टाइप, और मार्क 3 इस टाइप के कुछ कंप्यूटर इस टाइम की पीढ़ी में थे। तो ये आपकी हो गई है सेकंड जनरेशन। उसके बाद आता है आपका थर्ड जनरेशन जो कि 1964 से 1975 के बीच का है। और यहाँ पर अब सबसे पहली जनरेशन मैंने आपको क्या बताई है? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या हो गया? ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में आ गया है आपका IC, मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी हुई होती थी। तो यहाँ पर जो IC की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें 2 टाइप थे। एक था आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और दूसरा है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो इस टेक्नोलॉजी पे आपके कंप्यूटर भी बनना शुरू हो गए थे। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज भी अब आना शुरू हो गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी आ गई थी पास्कल और बेसिक सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइस में तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क ही आप यूज़ करते थे। और यहाँ पे जो स्पीड है आपकी वो आ गई अब नैनो सेकंड में। पहले मिली सेकंड था, देन माइक्रो सेकंड हुआ, अब ये आ गया आपका नैनो सेकंड। और यहाँ पे आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपन यूज़ करने लग गए। और कीबोर्ड और माउस और रैम का भी डेवलपमेंट हो गया था थर्ड जनरेशन के अंतर्गत। इसमें आपका IBM 360 और आपका PDP टाइप के जो है कंप्यूटर इसके श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ हो गई आपकी थर्ड जनरेशन। इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि अच्छा कंप्यूटर में किस प्रकार से ग्रो हुई, कंप्यूटर में किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद ये बता रहे हैं फोर्थ जनरेशन जो कि 1975 से 1989 तक है। और यहाँ पे यूज़ होना शुरू हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो ये भी आपका बना हुआ है सेमीकंडक्टर डिवाइस से जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना हुआ है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब जो टेक्नोलॉजी अपनी आई, यहाँ पर जो है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है इंटेल कंपनी ने जो कि इंटेल 4004 के नाम से है, क्योंकि प्रोसेसर तो इंटेल कंपनी ही बनाती, शुरू से बनाती आई है। ठीक, तो यहाँ पे जो यूज़ होने लग गया फिर ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होने लग गया। वहाँ पे आपका लो था और मीडियम था, यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पद्धति को अपनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है पर्सनल कंप्यूटर भी बना दिया गया था IBM कंपनी के द्वारा। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कंपनी ने सबसे पहला कंप्यूटर यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था। और 1984 में मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था एप्पल कंपनी के द्वारा। ठीक, और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में C और C++ आ गई थी आपकी।
और यहाँ पे जो स्पीड थे वो पिको सेकंड में यूज़ होने लग गई थी। फिर इसमें आपका IBM पीसी भी आ गया है, एप्पल का पीसी भी आ गया है, मैकिन्टोश भी आ गया है। तो ये आपकी चतुर्थ मतलब 4th जनरेशन की बात हो गई है। उसके बाद जो आज का जनरेशन है आपका 5th जनरेशन, जो कि 1989 से अब तक चल रहा है। तो यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर हो रहा है वो ULSI टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की पद्धति से अब कंप्यूटर बनना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है हाई लेवल लैंग्वेज में अब आपका जावा और विजुअल बेसिक भी आ गया है, C++ भी आ गया है। और यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा यूज़ करने लग गए हैं, जिसमें आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करने लग गए हैं। और डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पॉमटॉप है, ये सारे कंप्यूटर इसी के श्रेणी में आते हैं। ये कहलाती है आपकी 5th जनरेशन, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया कि अच्छा क्लासिफिकेशन उन्होंने इस प्रकार से कर दिए हैं कि कार्य पद्धति के हिसाब से कंप्यूटर का ये है। कार्य पद्धति के हिसाब से बोले कि एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। और साइज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो आप क्या बोलेंगे, इसमें सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है और माइक्रो कंप्यूटर होता है। और जनरेशन के हिसाब से देखें तो 5 जनरेशन हो गई आपकी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th जनरेशन। तो अपना जो कंप्यूटर है, आज का जो कंप्यूटर है वो 5th जनरेशन में आ रहा है ना। साइज़ के हिसाब से अपन देखें तो उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, है ना। और इसकी जो मेथड है काम करने की वो है डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि 0-1 के फॉर्म पे काम कर रहा है, डिजिट के बेस पे काम कर रहा है। ये हो गया दोस्तों आपका। और इसके बाद आता है कंप्यूटर के लाभ हानि। तो कंप्यूटर अपने आप में अच्छी चीज़ है, लेकिन अब वो यूज़ करने पर निर्भर करता है कि आपको कैसा क्या यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर के आने से तो दुनिया ने बहुत तेज़ी से विकास करा है। अब आप देख रहे हैं घर घर कंप्यूटर हो गया है, ऑनलाइन आप शॉपिंग भी कर लेते हैं, ऑनलाइन आप सब सारी बिलिंग भी कर देते हैं, टेलीफोन का बिल भर दिया आपने, बिजली का बिल भर दिया आपने, ऑनलाइन क्लासेस भी आप तो अटेंड कर लेते हैं अब तो बहुत सारे काम ऑनलाइन हुए, तो बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन साथ में कुछ नुकसान भी होते ही हैं कि ऑनलाइन अगर आप काम कर भी रहे तो ऑनलाइन फिर आपके साथ धोखाधड़ी भी हो रही है, लोगों ने आपका अकाउंट भी पूरा हैक कर लेते हैं, पूरी चोरी भी हो रही है इसके साथ में, है ना। और फिर इंसान जो थोड़ा सा व्हाट्सअप और सब यूज़ होने से थोड़ा सा जो इंसान लेज़ी भी हो गया है, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है, तो वो थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट भी साथ में हुए हैं। तो वो सब कुछ होता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि अपन समझदारी से अगर किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक ही होती है, कोई वो बेकार की चीज़ें नहीं होती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है आपका, ताकि आप अगर, मेरा मतलब ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ ऑनलाइन कंप्यूटर, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट पे जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब पहले थ्योरी होगा फिर प्रैक्टिकल होगा, वैसी ही मैं सर्विस यहाँ पे देना चाह रही हूँ आपको। और वैसे ही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी प्रकार से ये वीडियोज़ बना के मैं आपको अपना ये जो ज्ञान है आपका कंप्यूटर का उसको मैं दूँ, और ये पूरा बेसिक कोर्स अपन पूरा करें। भले इसमें टाइम लगे अपने को, लेकिन अच्छे ढंग से होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, आज अपन इतना ही रख रहे हैं इसमें, कल फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। और आप इसी प्रकार से देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर से करें और उसको शेयर भी करें और उसको लाइक भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।